जन आंदोलन गांधी राष्ट्रवाद एवं कांग्रेस। गांधी के जन आंदोलन को ऊर्ध्वधारीय जन उभार की प्रक्रिया द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास और राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की मान्यताओं की जांच। इस संदर्भ में हम सबसे पहले विपिन चंद्र और बी.आर. नंदा मॉडल का विश्लेषण कर इसकी विशेषताओं की एवं सीमाओं का आकलन करेंगे। विपिन चंद्र बी.आर. नंदा मॉडल साम्राज्यवादी एवं नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में गांधी जी के नेतृत्व में होने वाले जन आंदोलनों के दौरान असहयोग, खिलाफत व दूसरे आंदोलन के जन उभार को ऊर्ध्वधारी जन उभार के रूप में स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है। दूसरे शब्दों में यह बताने की चेष्टा हुई है कि गांधी को मिले जन समर्थन का कारण अभिजात वर्ग द्वारा लोगों का ऊपर से आंदोलन में जोड़ने की चेष्टा का परिणाम था। अभिजात वर्ग लोगों को गलियों सड़कों पर गांधी के जन आंदोलनों के दौरान इसलिए उतार सका क्योंकि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में वे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गांधी से अभिजात वर्ग एक मजबूत संरक्षित रिश्ते में संवैधानिक सुधार के कारण पारस्परिक रूप से एकबद्ध हो ही गया था। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के लोग अभिजात वर्ग से मजबूत सामाजिक आर्थिक बंधनों से पहले ही से ही बंध गए थे। दूसरे शब्दों में इस इतिहास लेखन के ने एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में गांधी की भूमिका, राष्ट्रवादी विचारधारा की भूमिका व एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में कांग्रेस की भूमिका को एकदम निरस्त कर दिया। दूसरे शब्दों में गांधी जी की लोकप्रियता व गांधी के नेतृत्व में होने वाले जन उभारों को साम्राज्यवाद व राष्ट्रवाद के बीच के अंतर्विरोधों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तात्पर्य यह है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन न होकर अभिजात वर्गीय राजनीति व गुटबाजी का ही परिणाम था। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहास लेखन इन्हीं बिंदुओं पर साम्राज्यवादी नव साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को कड़ी चुनौती पेश करता है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रवादी मार्क्सवादी इतिहास लेखन की स्थापनाएं ही इस प्रश्न का अंतिम जवाब हों, पर इतना तो है कि गांधी के नेतृत्व में होने वाले जन आंदोलनों व उनमें भारी जन उभार का एक स्पष्टीकरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का प्रश्न है तो उनकी मौलिक स्थापनाएं स्पष्ट थी। स्वतंत्रता आंदोलन जिसके वे स्वयं ही सूत्रधार थे, उनके लिए एक राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का लक्ष्य उपनिवेशवाद की अति संरचनाओं को उखाड़ फेंकना था। यह जरूरी इसलिए था क्योंकि जॉन सुलिवन के शब्दों में यह व्यवस्था एक स्पंज की तरह थी जो गंगा की जीवन धाराओं की शक्ति को सोखकर टेम्स नदी में उड़ेल डालती थी। धन के निर्गमन की इस व्यवस्था को जैसे ही रमेश चंद्र दत्त व दादा भाई नौरोजी ने उपनिवेशवाद की सैद्धांतिक व्याख्या द्वारा स्पष्ट किया, एक प्रति उपनिवेशवादी आंदोलन के रूप में भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ गई। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने इस तरह जिस दीपक को प्रज्वलित किया उसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, राणा डे गोखले आदि दोनों हाथों से सहेजते रहे, तो दूसरी तरफ अरबिंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय व रविंद्रनाथ टैगोर जैसे नेताओं ने दीपक की इस टिमटिमाती लौ को ज्वालामुखी का लावा बना दिया। पहली चेष्टा से आर्थिक राष्ट्रवाद व दूसरी तरह के प्रयास से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। भावनाएं जो भी हों, इतिहास भावनाओं का अतिक्रमण कर तथ्यों की पृष्ठभूमि में सार्थक मूल्यांकन की एक विधा है और इसलिए इतिहासकार इस तरह के रिटोरिक्स से बाहर निकालकर ठोस प्रश्नों व उसके उचित उत्तर पर अपना विश्लेषण सामने रखता है। प्रश्न बड़ा सीधा है, क्या आर्थिक राष्ट्रवाद की इस तपिश व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस लावे से इतनी ऊर्जा निकली जिसने मध्य वर्ग से परे जाकर भारत के आम लोगों, किसानों, कबीलों, दलितों, हरिजनों, मजदूरों आदि के अंतर्मन को इतना झकझोर डाला कि वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दमनकारी हाथों से अनजान बनकर रह गए, नंगे फकीर की धुन पर नाचने को उन्मत्त हो गए तथा सड़कों व गलियों पर बिना सामने खड़े जोखिम को देखे ब्रिटिश राज के खिलाफ निकल पड़े।
सच्चाई तो यह है कि आर्थिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अपील में शायद ही इतना दम था। सो आर्थिक व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार मध्य वर्ग के बाहर फैल नहीं पाया। यानी राष्ट्रवादी विश्लेषण द्वारा गांधी जी के जन आंदोलनों के जन उभारों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसी सीमा को दूर करने का प्रयास बिपिन चंद्र B.R. नंदा जैसे इतिहासकारों ने किया है, जिससे इतिहास लेखन की एक नई दृष्टि, राष्ट्रवादी मार्क्सवादी दृष्टि उभर कर सामने आई है। जहां B.R. नंदा ने उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों का उपयोग कर स्वतंत्रता आंदोलन के अधिक परिष्कृत इतिहास को अपने लेखनों के माध्यम से हमारे सामने रखा, वहीं बिपिन चंद्र ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक मॉडल को विकसित करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई। बिपिन चंद्र के इसी प्रयास के फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन की दीर्घकालिक गतिशीलता को समझने में मदद मिली। B.R. नंदा के विश्लेषण ने इस मॉडल को पूरकता प्रदान की। इस तरह स्वतंत्रता आंदोलन को समझने की एक नई दृष्टि का विकास हुआ। यहाँ भी एक प्रश्न इस विश्लेषण के केंद्र में बना रहा, गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारी जन उभार देखने को क्यों मिला। नौ उपनिवेशिक धारा के अनुरूप ही गांधी के जन आंदोलनों को ऊर्ध्वधारी जन उभार का ही परिणाम माना गया। रणजीत गुहा जैसे इतिहासकारों ने इसलिए इस इतिहास लेखन को नौ औपनिवेशिक इतिहास लेखन के साथ ही ऊपर से इतिहास लेखन की संज्ञा दी। इस दृष्टिकोण ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक केंद्रीकृत अखिल भारतीय आंदोलन माना, जहां कांग्रेस ने राष्ट्रवादी विचारधारा के आंचल को थामकर लोगों को संगठनात्मक आधार प्रदान किया। इसी प्रक्रिया को गांधी ने अपना नेतृत्व देकर लोगों को इस राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ दिया। परिणामस्वरूप गांधी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, दलित, कबीले, निम्न जाति के लोग आदि गलियों में सड़कों पर निकल पड़े। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि द्वितीयक अंतर्विरोध के प्रश्नों को स्थगित कर ऐसे अंतर्विरोध जो वर्गीय, सांप्रदायिक व जातीय अंतर्विरोध के रूप में थे, गांधी के नेतृत्व में दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं ने प्राथमिक अंतर्विरोध को ही राष्ट्रवादी आंदोलन का आधार बनाया। प्राथमिक अंतर्विरोध से हमारा तात्पर्य उस अंतर्विरोध से है जो भारतीय जनता व ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बीच था, जहां औपनिवेशिक प्रशासन ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषण का उपकरण बनकर भारतीय स्रोतों संसाधनों का शोषण भारतीय हितों की पूर्ति के लिए नहीं वरन ब्रिटिश साम्राज्यवादी लिप्सा की पूर्ति के लिए करता था। यह कहा गया कि इस औपनिवेशिक शोषण का शिकार भारत के सभी वर्गों, क्षेत्रों, संप्रदायों व जातियों को होना पड़ा। अब गांधी के नेतृत्व में लोग इस अंतर्विरोध से परिचित हुए तो साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ लोगों का गोलबंद होना स्वाभाविक था। अगर असहयोग खिलाफत आंदोलन के दौरान भारी जन उभार देखने को मिला तो इस पृष्ठभूमि में स्वाभाविक ही था। जहाँ तक बिपिन चंद्र द्वारा विकसित राष्ट्रवादी आंदोलन भारतीय में के मॉडल का प्रश्न है तो इसमें निम्नलिखित प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया। क 1857 से 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को इस दौरान होने वाले आंदोलनों का समुच्चय न मानकर एक दीर्घकालिक आंदोलन की अलग अलग व्यवस्था मानना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस आंदोलन के दौरान होने वाले अलग अलग मूवमेंट्स की अलग अलग व्याख्या न खोजकर एक दीर्घकालिक प्रक्रिया द्वारा इसे विश्लेषित करना चाहिए। ख ग्रामशी के वर्चस्व के सिद्धांत को आधार बनाकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दो चरण निर्धारित किए गए। एक प्राथमिक चरण जब भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारतीय ब्रिटिश उपनिवेश के ऊपर अपने वैचारिक वर्चस्व की स्थापना की। दूसरे वैचारिक वर्चस्व की स्थापना के पश्चात आंदोलन दूसरे चरण में पहुंचा, जिसके फलस्वरूप अंततः 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भौतिक वर्चस्व की स्थापना हुई। इसने यह तय कर दिया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। भौतिक वर्चस्व की स्थापना एक स्पष्ट रणनीति के तहत की गई। रणनीति को पहले पीसीपी अर्थात प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर, दबाव समझौता दबाव रणनीति का नाम दिया गया। देखने में यह औपनिवेशिक नव औपनिवेशिक विश्लेषण का ही क्लोन लग रहा था। अतः बाद में इस रणनीति को रूपांतरित कर एक नई रणनीति STS अर्थात स्ट्रगल टू स्ट्रगल संघर्ष विराम संघर्ष रणनीति को विकसित किया गया। असल में यह रणनीति स्वतंत्रता सेनानियों के साक्षात्कार के दौरान पूछे गए प्रश्न के उत्तर पर आधारित थी। प्रश्न पूछा गया, संघर्ष की आपकी रणनीति क्या थी? उत्तर था, बिल्कुल साधारण, लड़ो, जो मिले सो लो, भागो फिर लड़ो। बिपिन चंद्र ने
इसी पर अपनी यह स्थापना विकसित की। भौतिक वर्चस्व की यह स्थापना जिस सिद्धांत पर आधारित थी वह सापेक्षता की लड़ाई, वार ऑफ पोजीशंस थी। सापेक्षता की लड़ाई की यह संकल्पना राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद का प्रतिवाद के फार्मूले पर विकसित की गई थी। 1885 तक उपनिवेशवाद की जड़ें भारतीय जमीन में गहरे बैठ चुकी थी, जबकि राष्ट्रवाद अपनी भ्रूणात्मक अवस्था में ही था। सापेक्षता की लड़ाई पर आधारित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की लहर उतनी ही तेज उठती जिस अनुपात में उपनिवेशवाद की पकड़ कमजोर होकर राष्ट्रवादी चेतना के विस्तार की तेज प्रक्रिया की जमीन तैयार होती। यह राष्ट्रवादी विकास औपनिवेशिक गोबर खाद के उपभोग पर ही होना था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रवाद को की कोपलें उतनी तेजी से निकलती जितनी तीव्रता से औपनिवेशिक बर्फ पिघलाव के प्रक्रिया से गुजरती। संघर्ष विराम संघर्ष की जिस प्रक्रिया द्वारा भौतिक वर्चस्व की स्थापना हुई उसकी शुरुआत गांधी के असहयोग खिलाफत आंदोलन के साथ ही हुई थी। अगर इस मॉडल को और अधिक स्पष्टता से समझना हो तो निम्नलिखित ग्राफीय विश्लेषण द्वारा इसे समझा जा सकता है। यद्यपि यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरलीकरण होगा, फिर भी मॉडल को समझने में इससे निश्चित ही सहायता मिलेगी। निश्चित रूप से भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष की डगर आसान नहीं होने वाली थी। यह सही है कि कंपनी राज के रूप में प्लासी के युद्ध के बाद 1757 ईस्वी जिस राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ वह एक विदेशी सत्ता रही थी, परंतु भारत में विदेशी तत्वों द्वारा अपने राज की स्थापना की एक सुदीर्घ परंपरा रही थी। यहाँ विदेशियों का आगमन होता रहा था, उनके द्वारा साम्राज्यों की स्थापना की जाती रही थी तथा समय के साथ उन विदेशी तत्वों का भारतीय संस्कृति में विलयन होता रहा था। एक विदेशी ताकत द्वारा कंपनी राज की स्थापना के बाद उसके खिलाफ राष्ट्रवादी ज्वार अनायास ही उभर जाता, इसकी संभावना इस पृष्ठभूमि में एकदम नहीं थी। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि कंपनी राज की स्थापना के बाद के अगले 100 वर्षों तक राष्ट्रवादी चेतना भारत में उभर नहीं सकी थी। 1857 में भी भारत विश्व मानचित्र पर महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ही था, वह भी तब जब विश्व इतिहास में राष्ट्र राज्यों की अवधारणा काफ़ी पुरानी पड़ चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद जिन क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ और इन क्षेत्रीय राज्यों से वहाँ के लोगों की स्वामी भक्ति जिस तरह बढ़ी, क्योंकि राजनीतिक व आर्थिक रूप से ये क्षेत्रीय राज्य न केवल एक जीवंत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे बल्कि इनके अधीन लोगों की आर्थिक स्थिति पहले से ही सुधरी थी। कृषि व्यवस्था का विस्तार कृषि वाणिज्यवाद को जन्म दे रहा था। नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई थी तथा विश्व व्यापार में भुगतान संतुलन इन क्षेत्रीय राज्यों के पक्ष में था। उसने क्षेत्रीयता की भावना को और अधिक मजबूत बना दिया। कंपनी राज ने भी अपने शुरुआती दौर में पोस्ट पैसिफिकेशन की जिस नीति को आगे बढ़ाया उससे जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की दीवारें और भी कठोर हो गईं। प्राच्यवादी नीति को अपनाकर जिस तरह धर्म के प्रोफेसरों को प्रशासन की बागडोर सौंपी गई उससे भी राज्य व्यवस्था गहरे स्तर तक धर्म से जुड़ गई। संरक्षक संरक्षित रिश्तों की डोर में बढ़कर जिस तरह जजमानी व्यवस्था की जड़ें गहरी होने लगी उनसे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का अंततः वर्चस्व स्थापित हो गया तथा एक जीवंत भारतीय अर्थव्यवस्था के अस्तित्व को ही यहाँ के लोग भूल बैठे। 1857 के गदर के बाद बांटो व राज करो की नीति का सहारा लेकर मुस्लिम अलगाववाद का जिस तरह का औपनिवेशिक पोषण हुआ उसने भी राष्ट्रवाद के उभार की संभावनाओं पर हमेशा विराम लगाने की चेष्टा की। आगे चलकर दलितों को, नीची जाति के लोगों को तथा देसी रियासतों को औपनिवेशिक सत्ता ने राजनीति के प्यादे की तरह घुमाया। दूसरी तरफ जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है कि गोरे लोगों ने नैतिक दायित्व के मिथक को गढ़कर पहले ही औपनिवेशिक सत्ता के ऊंट और घोड़े और हमारे भाई बाप बन चुके थे। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, मध्य वर्ग की स्थापना, पाश्चात्यकरण की नीति के संरक्षण, कानून के शासन की शुरुआत, कानून को संहिताबद्ध करने के प्रयास आदि को दिखलाकर उनके लिए भोले पूरे लोगों को समझाना मुश्किल नहीं था कि उपनिवेशवाद अपने सिविलाइजिंग मिशन को पूरा करने के लिए तत्पर है। 1857 के बाद देसी रियासत को राजाओं, जमींदारों, साहूकारों आदि के
साथ जो अतरंग रिश्ते औपनिवेशिक सत्ता द्वारा बनाए गए, उसके बाद तो राष्ट्रवादी चेतना के उभार की संभावनाएं उन्होंने अपनी तरफ से समाप्त ही कर दी। फिर भी अगर भारतीय राष्ट्रवाद को अंकुरण की उर्वर भूमि की खोज करनी थी, तो यह औपनिवेशिक सत्ता द्वारा गढ़े इन मिथकों तथा भारतीय राजनीति के जातिवादी, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक व वर्गीय चेतना के अतिक्रमण के बिना संभव नहीं था। बिपिन चंद्र जैसे इतिहासकार इसी बहुआयामी प्रक्रिया को वर्चस्व से वर्चस्व के संघर्ष का नाम देते हैं। 2 चरणों में होने वाले इस संघर्ष के पहले चरण में 2 लक्ष्यों को हासिल कर ही राष्ट्रवाद अपनी जड़ें जमा सकता था। साम्राज्यवादी विचारधारा के ऊपर राष्ट्रवादी वर्चस्व की स्थापना। बिपिन चंद्र इसे वैचारिक वर्चस्व, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी का नाम देते हैं। व जातिवादी, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक व वर्गीय चेतना के अतिक्रमण द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के विशाल सामाजिक फलक को क्रमिक आविर्भाव, जहां पहले लक्ष्य की प्राप्ति के बाद लोगों की नज़र में राष्ट्रवाद संघर्ष के औचित्य की स्थापना हो पाती है। वहीं गांधी के नेतृत्व में जब इन लघु चेतनाओं को अतिक्रमित कर राष्ट्रवाद के एक विशाल सामाजिक फलक को जन्म दे दिया जाता है, तो गांधी के जन आंदोलन, जन उभारों के युग की अनायास ही शुरुआत हो जाती है। साम्राज्यवाद के ऊपर वैचारिक वर्चस्व की स्थापना का श्रेय नरमपंथी नेताओं को है। अगर नरमपंथी नेताओं के सामाजिक आधार की बात करें, तो यह नवोदित उच्च मध्य वर्ग का ही एक हिस्सा रहा था। उपनिवेशवाद के पोष्य पुत्र के रूप में इनका औपनिवेशिक दायित्वों में अगाध विश्वास था। उपनिवेशवाद ने पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया को जिस तरह का संरक्षण दिया था तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के जो वादे किए थे, उससे यह वर्ग औपनिवेशिक सम्मोहन में फंस गया था। यह भी सही है कि इस सम्मोहन का अपना अर्थशास्त्र भी था। राज द्वारा दिए गए रोजगार पर इसी वर्ग का एकाधिपत्य था। 1857 के गदर तक तो यह वर्ग सम्मोहन के जाल में इस हद तक बंधा था कि जब वर्गीय, धार्मिक, क्षेत्रीय व जातीय अंतर्विरोध को भुलाकर लोगों ने कंपनी राज को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया, तब भी इस वर्ग का समर्थन औपनिवेशिक सत्ता की तरफ ही बना रहा। परंतु गदर के बाद सम्मोहन का यह जाल टूटा तथा भारतीय मध्य वर्ग के लोग आखिर इस विभ्रम से बाहर निकले। क्यों? अपनी नस्लवादी अकड़ के कारण गोरे अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय मध्य वर्ग को समानता का दर्जा नहीं दिया। बाबुओं की हैसियत पाकर जब मध्य वर्ग की महत्वाकांक्षाओं ने अधिक ऊंची उड़ान भरनी चाहिए, तो बलात् उनके पर कतर दिए गए। सिविल सेवा के भारतीयकरण की ओर पकड़ती मांगों के बीच भारतीयों के लिए सिविल सेवा में प्रवेश का रास्ता और अधिक तंग कर दिया गया। दादा भाई नौरोजी तथा आर.सी. दत्त ने उपनिवेशवाद के अपने आर्थिक विश्लेषण द्वारा यह स्थापित कर दिया कि भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना असंभव है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि नौरोजी और दत्त के धन के निर्गमन के सिद्धांत में कितनी सत्यता थी, वरन महत्वपूर्ण यह है कि मध्य वर्ग के लोगों का इस पर विश्वास जमा, जिससे भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 4P के आधार पर जिस संवैधानिक संघर्ष को चलाया गया और उसके जिस तरह के परिणाम निकले, उससे यह स्पष्ट ही था कि सिविलाइजिंग मिशन की बात केवल किताबी अवधारणा मात्र है। प्रेस पर जिस तरह के प्रतिबंध लगाया जाता रहा, उससे भी यह स्पष्ट हो गया कि कानून के शासन में व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास नहीं था। 20वीं सदी आते आते यह भी दिखने लगा था कि हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने चाहे कितने ही तेज स्वर में मेंढक की आवाज़ निकालें, भारत की समस्या सुलझने वाली नहीं। इस तरह 1885 से 1905 के बीच की अपनी गतिविधियों, कार्यक्रमों, मांगों, विचारों आदि द्वारा नरमपंथियों ने यह स्पष्ट रेखांकित कर दिया कि भारत के लोगों व ब्रिटिश हित के बीच एक मौलिक अंतर्विरोध है, जिसे स्वराज की प्राप्ति के बाद ही मिटाया जा सकता है। इस तरह नरमपंथी भारतीय ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ वैचारिक वर्चस्व की स्थापना में सफल रहे, जिसने भारत के लोगों को यह समझाया कि स्वराज्य के लिए संघर्ष द्वारा ही भारतीय अपने हितों का समर्थन कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारत में राष्ट्रवाद के विकास का एक समतल इतिहास हो। वस्तुतः संघर्ष की राह फिसलन भरी राह थी। संकट
आंतरिक भी था, बाहर से भी खड़ा किया गया था। जहाँ तक आंतरिक संकट का प्रश्न है, तो इसकी जड़ें एक हद तक मध्य वर्ग की आंतरिक संरचना से ही पनपी थीं। असल में अतीत की खोज के बाद मिशनरियों की कठोर आलोचना के प्रतिक्रिया स्वरूप यह एक पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति भी लगातार उभर रही थी, जिसने भारतीय संस्कृति का गौरवगान शुरू कर दिया था। महत्वपूर्ण यह बात है कि इस गायन का हर सुर पाश्चात्यकरण की औपनिवेशिक ताल को नकार रहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, तिलक, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर आदि इसे आध्यात्मिक रूप देकर भावनात्मक आधार प्रदान कर रहे थे। स्वदेश, स्वधर्म व स्वराज के नारे के बीच भारतीय राष्ट्रवाद का जिस तरह का मानवीकरण हुआ, उससे संवैधानिक संघर्ष की घुटने टेकने की संघर्ष की रणनीति को भीख मांगने की संज्ञा देकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अहम के सामने खड़ा कर दिया गया। शेष कार्य तो सूरत कांग्रेस में चली कोल्हापुरी मिसाइल ने पूरा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस नरमपंथी एवं गरमपंथी धड़े में बढ़ गई। दक्षिण रंजन मजूमदार की ठाकुर मार झूली दादी की कहानियाँ या गुरुवर के अमार सोनार बंगला या फिर बंकिम के वंदे मातरम का नारा तो इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ही पैदावार थे। परंतु 1907 का सूरत विभाजन भी इसी का परिणाम था। संघर्ष की लड़ाई में जो यह घाव लगा था, उससे मवाद रिसने लगी थी। राष्ट्रवादी संघर्ष कुंद पड़ गया था। यह तो अंदर से निकला घाव था। जख्म बाहर से औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा भी लगाए गए। शुरुआत तो गदर के समय ही कर दी गई थी। सर सैयद अहमद खां को औपनिवेशिक घुट्टी पिलाकर अलीगढ़ आंदोलन का बीजारोपण कर दिया गया। यह कहा गया कि जितने तेज स्वर में सर सैयद अहमद के नेतृत्व में मुस्लिम अभिजात वर्ग अलगाववाद का गीत गाएगा, औपनिवेशिक प्रशासन के ऑफिस इस जन्मजात शासकों के लिए उतनी ही शीघ्रता पर खोल दिए जाएंगे। थियोडोर बेक, मारिसन तथा आर्कबोल्ड के रूप में उपनिवेशवाद ने उन गुणी सहायकों का भी इंतजाम कर दिया, जिनके परामर्श से सर सैयद अंततः टू नेशंस थ्योरी की रचना कर कांग्रेस के खिलाफ गृह युद्ध का बिगुल बजाने में भी कामयाब रहे। पर्दे के पीछे 1906 में शिमला प्रतिनिधिमंडल और लॉर्ड मिंटो के बीच जो खिचड़ी पकी, उससे ढाका में अकस्मात ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जिन्न बाहर निकल आया। आगा खान, जिनकी बोतल से यह जिन्न अंततः निकला था, ने यह प्रतिज्ञा की थी कि लीग का हर कदम सरकार से मंत्रणा के बाद ही उठाया जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा 1905 ब्रिटिश सरकार ने यह पहले ही मुस्लिम अभिजात वर्ग का दिल जीत लिया था तथा मुगल शासन के बाद पहली बार औपनिवेशिक दावे के अनुसार मुसलमानों को कोई प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र को जन्म देकर मुस्लिम अभिजात वर्ग को इस सहयोग के लिए पुरस्कृत भी कर दिया गया। भीतरी घाव के पकने व बाहरी जख्म के लगने से स्वतंत्रता संघर्ष की रफ्तार 1905 से 1915 के बीच काफ़ी शिथिल हो गई। लेकिन इन सबके बीच राहत की एक बात जरूर थी। उच्च मध्य वर्ग के साथ निम्न मध्य वर्ग भी राष्ट्रवाद के साथ जुड़ चुका था। 1916 का साल भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। कांग्रेस अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के नरमपंथी व गरमपंथी धड़े मिलकर एक हो गए। विभाजन के बाद के 9 सालों के अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया था कि इससे घाटे में दोनों ही गुट रहे थे तथा फायदा केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद का हुआ था। 1909 के अधिनियम से न तो संविधानवादी ही संतुष्ट थे और 1908 के बाद के दमन से न ही गरमपंथी क्रांतिकारियों को ही कोई फायदा हुआ था। वे नेता जो पुनर्मिलन के मार्ग की बाधा बन सकते थे, उनकी मौत हो गई थी। एनी बेसेंट के ने भी इन दोनों गुटों को फिर से जोड़ने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया था। इसी वर्ष कांग्रेस तथा लीग के बीच भी लखनऊ पैक्ट हुआ, जिससे उपनिवेशवाद के खिलाफ पहली बार हिंदू तथा मुस्लिम एक साथ खड़े नजर आए। इसका कारण भी स्पष्ट था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुस्लिम समुदाय के अंदर भी एक मध्य वर्ग उभर कर सामने आ चुका था। मुस्लिम अलगाववाद की नींव जिस तरह मुस्लिम अभिजात्य वर्ग व उपनिवेशवाद के बीच की समझ पर रखी गई थी, उसमें नवोदित मुस्लिम मध्य वर्ग के
कोई भूमिका नहीं हो सकती थी। अपने हितों की पूर्ति के लिए इस गठबंधन के खिलाफ मुस्लिम मध्यवर्ग ने हिंदू मध्यवर्ग के साथ हाथ मिला लिया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद जिन्ना, शबली नुमानी, अली बंधु आदि इसी वर्ग के प्रतिनिधि थे, जिनके प्रयासों का परिणाम ही लखनऊ पैक्ट था। इसके अलावा बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, मुस्लिम लीग के हेडक्वार्टर का अलीगढ़ से लखनऊ स्थानांतरण, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफत का मामला आदि कुछ दूसरे कारण रहे थे, जिससे लीग व कांग्रेस के बीच एक समझ बन पाई थी। इस तरह 1916 तक राष्ट्रवाद के घाव जख्म पूरी तरह भर चुके थे। सापेक्षिकता की लड़ाई में ब्रिटिश उपनिवेशवाद वर्चस्व के क्रमिक क्षरण के बीच राष्ट्रवाद का कद लगातार बढ़ता जा रहा था, परंतु अभी तक राष्ट्रवाद की परिधि का विस्तार मध्य वर्ग के बाहर नहीं हुआ था। वर्चस्व की लड़ाई में राष्ट्रवाद की स्थिति तभी और मजबूत हो पाती जब किसान, श्रमिक, कबीलों के लोग, दलित आदि इस आंदोलन से जुड़ते। गांधी के रूप में पहली बार कोई ऐसा नेतृत्व उभरा जो इस जरूरत के प्रति अपनी सजगता दिखा रहा था। अपने राजनीतिक गुरु गोखले के परामर्श पर भारत की यात्रा कर वह इस बनते राष्ट्र के मर्म को समझ गए थे। राष्ट्रवाद को लोक आधार प्रदान करने की अनिवार्यता को समझकर उन्होंने इससे सैद्धांतिक, राजनीतिक व आर्थिक तीनों ही आधार विकसित किए। इसी के बूते वे लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। उन्होंने सर्वोदय व ट्रस्टीशिप का सैद्धांतिक आधार गढ़ा। जाति, वर्ग, समुदाय विशेष के हितों के साथ राष्ट्रवाद को न जोड़कर उन्होंने पूरे समाज के हित को एक साथ पूरा करने के लिए राम राज्य की यूथोपियाई अवधारणा को भुनाया, जहाँ दैविक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ट्रस्टीशिप की अवधारणा को आगे बढ़ाकर जमींदारों व किसानों तथा पूंजीपतियों व श्रमिकों के हितों को संतुलित करने का प्रयास किया। हिंद स्वराज्य में पूंजीवादी भौतिक संस्कृति की आलोचना कर उन्होंने पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई, ताकि किसानों व श्रमिकों की मासिक आय बढ़ सके। खादी फ्रेंचाइज व यार्न करेंसी की अवधारणा को आगे कर उन्होंने भारतीय निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। जाति की व्यवस्था को चुनौती दिए बिना भी जिस तरह उन्होंने दलित हरिजन उत्थान को अपने कार्यक्रमों में केंद्रीय स्थान दिया, उससे वे दलितों के निर्विवाद नेता भी बन गए। स्त्रियों को राष्ट्रवादी आंदोलन से जोड़ने में उनकी पहल किसी से छिपी नहीं है। खिलाफत के मुद्दे को, अकालियों के मुद्दे को जिस तरह का समर्थन उनके द्वारा मिला, उससे भी मुस्लिमों व सिखों की नज़र में गांधी का कद लगातार बढ़ता गया। सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह के नैतिक हथियार का प्रयोग जिस तरह गांधी ने अंग्रेजों के नैतिक दायित्व के सामने किया, उससे जन आंदोलनों के हिंसक दमन की संभावनाएं काफ़ी कम हो गई। अगर लोग गांधी के जन आंदोलनों से इतनी तादाद में जुड़े तो इस रणनीति का भी निश्चित रूप से इसमें योगदान था। इसके अलावा गांधी चंपारण एवं खेड़ा सत्याग्रह द्वारा कृषक हितों के मुद्दे पर संघर्ष करते जिस तरह दिखे वह एकदम नई बात थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल पर गांधी का जैसा श्रमिकों का साथ रहा और जिस तरह किसी राष्ट्रवादी नेता ने पूंजीवादी हितों के विरुद्ध जाकर न केवल श्रमिकों का साथ दिया बल्कि नंगे फकीर ही बन गए, उससे श्रमिकों के नेता के रूप में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। रोलेट एक्ट सत्याग्रह ने मध्य वर्ग को उनमें आशा की किरण दिखाई दी। मुस्लिम तो गांधी के खिलाफत के प्रति खुले समर्थन के कारण उनके साथ थे ही। ऐसी स्थिति में जब गांधी ने लोगों का खिलाफत असहयोग आंदोलन के लिए आह्वान किया तो लोग अनायास ही गलियों व सड़कों पर निकल पड़े। गांधी के जन उभार के इस विश्लेषण में यही पृष्ठभूमि है। रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी के विषय में कहते हैं कि गांधी एक जीवित सत्य। वे हजारों पीड़ितों के झोपड़ियों में घूमे, दरिद्र नारायण की लंगोटी पहनकर उन्होंने उनसे बातें की, उन्हीं की जुबान में सत्य मानो सजीव बनकर उनके पास आया। इसलिए भारत की जनता का दिया महात्मा ही उनका सच्चा नाम है। हिंद की जनता से और किसी ने उनसे बढ़कर प्यार नहीं किया। प्रेम भारत के द्वार पर आया और उसका सुंदर स्वागत हुआ। गांधी जी के नाद से भारत फिर एक बार नवपल्लवित हुआ, जैसे प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के बिरादरी और जीव दया के उपदेश से हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर।